Next, the process of identifying the numbers and type of employees the organization will require in order to meet its objective is known as। अब देखो जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए किस तरह के एम्प्लॉयज़ चाहिए और कितने एम्प्लॉयज़ चाहिए, ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। दैट इज इसका करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स अ कंपनीज कमिटमेंट to meeting the needs of its stakeholders? Corporate governance, public relations, social media optimization और corporate social responsibility। अब देखो कंपनी का ये जो कमिटमेंट है कि वो स्टेक होल्डर्स की नीड्स को, ज़रूरत को मीट करेंगे, इसको डिस्क्राइब किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, Who signs the bills of exchange? ड्रॉवर, ड्रॉई, पेई, मेकर। अब देखो अगर हम लोग बात करें बिल ऑफ एक्सचेंज में तो बेसिकली जो सेलर होता है दैट इज जो क्रेडिटर होता है वही बिल लिखता है। क्लियर? इसको पैसे मिलने हैं, किससे मिलने हैं? डेटर से। और बेसिकली सेलर कौन होता है? सेलर होता है ड्रॉवर और बायर होता है ड्रॉवी। तो बिल ऑफ एक्सचेंज बेसिकली ड्रॉवर लिखता है और ये उसमें मेंशन करता है कि ड्रॉई उसको पैसे देगा एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद। तो ड्रॉवर ये बिल बनाने के बाद पहले उसको साइन करता है और साइन करने के बाद वो ड्रॉई को पास ऑन करता है। क्लियर? तो करेक्ट आंसर होगा ए, ड्रॉवर। नेक्स्ट, इफ एवरेज स्टॉक इज गिवन, क्लोजिंग स्टॉक इज 3000 मोर देन ओपनिंग स्टॉक, देन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक विल बी। देखो ये तो सिंपल क्वेश्चन है। एवरेज स्टॉक का जो फॉर्मूला है वो क्या है? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। जहाँ हमारे पास एवरेज स्टॉक गिवन है 12,000, ओपनिंग स्टॉक गिवन नहीं है बट क्वेश्चन में कह रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक 3000 ज़्यादा है किससे? ओपनिंग स्टॉक से। तो लेट्स से हमारा ओपनिंग स्टॉक x है और क्लोजिंग स्टॉक कितना है? x प्लस 3000 डिवाइडेड बाय 2। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो ये आएगा 24,000 इज इक्वल टू 2x प्लस 3000। अब 3000 इधर ले जाके माइनस कर दो तो आएगा 2x इज इक्वल टू 21,000 और x इज इक्वल टू 10,500। हमसे क्वेश्चन में अब बेसिकली x क्या है? ओपनिंग स्टॉक है। हमसे क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक नहीं बल्कि क्लोजिंग स्टॉक पूछा है, तो नो डाउट हम इसमें क्या करेंगे? 3000 एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। रीजन बीइंग क्वेश्चन में बोला है कि जितना ओपनिंग स्टॉक है उससे 3000 ज़्यादा क्लोजिंग स्टॉक है, तो इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? 13,500, दैट इज डी। नेक्स्ट, विच नंबर हैज़ बीन सेलेक्टेड एज अ सिंगल पॉइंट कॉन्टैक्ट फॉर ऑल इमरजेंसी सर्विसेज इन इंडिया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? इसका करेक्ट आंसर है 112। बेसिकली 112 एक ऐसा इमरजेंसी फ़ोन कॉल नंबर है अक्रॉस द कंट्री जिसको डायल करके आपको पुलिस सर्विस, फायर सर्विस, एम्बुलेंस सर्विस, सारी सर्विसेज मिल सकती हैं। क्लियर? तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, इंडियाज FDI regulator, Foreign Investment Promotion Board, has approved the global structure retailer IKEA's proposal to open its store in India. IKEA belongs to which country? इसका करेक्ट आंसर है स्वीडिश और स्वीडन, दैट इज डी। नेक्स्ट, which Indian cricketer has been selected by the government of India to endorse their I Support Skill India campaign? इसका करेक्ट आंसर है सचिन तेंदुलकर, दैट इज बी। नेक्स्ट, कंपनीज प्रॉफिट डिवाइडेड अमंग शेयर होल्डर्स इज। अब देखो जो कंपनी का प्रॉफिट है ना वो बेसिकली कंपनी दो तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक तो इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड वो डिस्ट्रीब्यूट कर दे और दूसरा एज रिटेन अर्निंग, वो अपने बिजनेस में उसको रिटेन करके रखे। रिटेन अर्निंग दैट इज रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डिविडेंड, क्योंकि जो प्रॉफिट हम शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसको कहते हैं डिविडेंड और जो प्रॉफिट हम रिजर्व करके रखते हैं उसको कहते हैं रिटेन अर्निंग। नेक्स्ट, select that option which is not considered a contribution of globalization. Flatter business hierarchies, improved business transparency, empowered local businesses और less relevant political boundaries. अब देखो बेसिकली अगर हम लोग ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ जो बेसिकली इंट्रैक्शन अलाउ करता है अमंग पीपल, कंपनीज एंड गवर्नमेंट्स वर्ल्ड वाइड। क्लियर?
अब क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या इसका कंट्रीब्यूशन नहीं है, फ्लैटर बिजनेस हिरार्कीज, इम्प्रूव्ड बिजनेस ट्रांसपेरेंसी, empowered local businesses और लेस रेलेवेंट जियोपॉलिटिकल बाउंड्रीज। अब देखो फ्लैटर बिजनेस हिरार्कीज या फ्लैटेंड हिरार्की का मतलब होता है जहां हम अपने एम्प्लॉइज को प्रमोट करते हैं कि वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें। बेसिकली हमारा यहाँ पे आइडिया ये होता है ना कि जो वेल ट्रेन्ड वर्कर्स हैं, मतलब जिनको प्रॉपर नॉलेज है, वो क्योंकि हमारी कंपनी के लिए ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे तो उनको हम डायरेक्टली डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पे रखें। क्लियर? तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से फ्लैटर बिजनेस हिरार्कीज नहीं है, बल्कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से बिजनेस ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव हुई है, लोकल बिजनेसेस एम्पावर्ड हुए हैं एंड लेस रेलेवेंट जियोपॉलिटिकल बाउंड्रीज हुई है। बट इसका कॉन्ट्रीब्यूशन फ्लैटर बिजनेस हिरार्कीज नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनफ्लो ऑफ कैश, मतलब कब कैश आ नहीं रहा है, कैश इनफ्लो की बात कर रहा है। कैश इनफ्लो मतलब जब हमारा कैश इंक्रीज होता है। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, आपके पास पैसा आएगा। इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश, नो डाउट पैसा आ रहा है। फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन, ऑपरेशन से अगर फंड जनरेट हो रहा है तो पैसा आ रहा है। बट एक्विजिशन ऑफ असेट्स, अगर हम असेट्स खरीदेंगे तो क्या हमारे पास पैसा आएगा? नहीं, बल्कि यहाँ पे कैश आउटफ्लो होगा, बदले में हमारे पास क्या आएगा? असेट आएगा। क्लियर? और क्योंकि क्वेश्चन में कैश से रिलेटेड पूछा था कि कैश इनफ्लो कब नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। एक्विजिशन ऑफ असेट के केस में कैश इनफ्लो नहीं बल्कि कैश आउटफ्लो है। क्लियर? नेक्स्ट, डैश इज एन एग्जाम्पल फॉर फिक्टिशियस असेट, मशीनरी, स्टॉक, पेटेंट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। अब देखो बेसिकली अगर हम लोग फिक्टिशियस असेट्स की बात करें तो फिक्टिशियस असेट्स डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी होते हैं, एज वेल एज जितने भी इनटैंजिबल असेट्स हैं वो भी फिक्टिशियस असेट्स होते हैं। क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल ले लो कि अगर हमने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस किया है तो बेसिकली वो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, ये भी क्या है? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दैट इज फिक्टिशियस असेट। बट कई सारे इंटैंजिबल असेट्स फिक्टिशियस असेट्स का पार्ट नहीं भी बनते हैं, जैसे गुडविल, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स। इन तीन की बात करें ना तो नो डाउट ये इंटैंजिबल असेट है बट फिक्टिशियस असेट नहीं है। क्लियर? अब ऑप्शन देखते हैं, मशीनरी, स्टॉक, पेटेंट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। बट ऑब्वियस इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, क्योंकि बेसिकली ये डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो ये क्या होगा? फिक्टिशियस असेट। नेक्स्ट, बिजनेस यूनिट सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम द ओनर ऑफ इट इज बेस्ड ऑन, नो डाउट इसका करेक्ट आंसर होगा सी, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। और इस पे हमने बहुत डिटेल लेक्चर अपलोड किया हुआ है कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, बहुत सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जितने भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है सबकी इंडिविजुअल हमने क्लास अपलोड की है, तो वो सारी क्लास आपके लिए बहुत रेलेवेंट है। उस सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वो क्लासेस आप जरूर से कवर कर लेना। नेक्स्ट, अ कंपनी विशेज टू अर्न अ 20% प्रॉफिट मार्जिन ऑन सेलिंग प्राइस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज the profit markup on cost which will achieve the required profit margin। अब देखो ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसीलिए हमने इस पे एक इंडिविजुअल क्लास ही अपलोड किया था कि प्रॉफिट ऑन कॉस्ट एंड प्रॉफिट ऑन सेल कैसे कैलकुलेट करते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वैसे हम यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर देते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि 20% प्रॉफिट किस पे? सेलिंग प्राइस पे। अब देखो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट क्या होता है? सेलिंग प्राइस होता है। लेट्स से अगर सेलिंग प्राइस 100 है तो प्रॉफिट कितना है? इसका 20%, दैट इज 20, तो कॉस्ट कितना हो जाएगा? 80, दैट इज रिमेनिंग ना, टोटल कितना होना चाहिए? 100। और 100 किसको? 100 क्या है? सेलिंग प्राइस, जो कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मिला के होगी। क्लियर? तो अगर 20% सेलिंग प्राइस पे है तो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कितना होगा? 20 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 100, सीधे सीधे कितना आ जाएगा? 25% ऑन कॉस्ट। और क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था कि प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कितना होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, 25%। क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन कंपनीज बैलेंस शीट ऑफ इशूइंग बोनस शेयर्स। देखो बोनस शेयर्स बेसिकली फ्री शेयर्स होते हैं जो कि आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, किसको? एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को इशू करते हो एंड बेसिकली वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो इसका मतलब कि कंपनी ये अपने कॉस्ट से या अपने पास से इशू कर रही है, तो इसके लिए कंपनी को करना क्या होता है कि अपने जो रिजर्व्स एंड सरप्लस है उनको डिक्रीज करना होता है। क्लियर? अब जैसे अगर हमें बोनस शेयर इशू करना है तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो हमारी कंपनी के पास हम वो यूज़ कर सकते हैं।
कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व यूज कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि हमारा रिजर्व्स कम हो जाएगा और शेयर कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर? अब ऑप्शन देखते हैं, द बैंक बैलेंस विल बी इंक्रीज्ड, बैंक का तो इस पर कोई इंपैक्ट ही नहीं होने वाला है। द लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज विल बी इंक्रीज्ड, नो। द रिजर्व्स विल बी रिड्यूस्ड, द शेयर कैपिटल विल बी रिड्यूस्ड, शेयर कैपिटल इंक्रीज होगा एंड रिजर्व्स डिक्रीज होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट, फ्रॉम विच कंट्री इंडिया रिसीव्ड हाईएस्ट अमाउंट ऑफ FDI बिटवीन 2000 एंड 2015? इसका करेक्ट आंसर है ए, सिंगापुर। नेक्स्ट, जॉब एनरिचमेंट। अब बेसिकली देखो, जॉब एनरिचमेंट मतलब क्या होता है ना, ये जॉब एनरिचमेंट एक बेसिकली ऐसा प्रोसेस है जहां हम कुछ और डायमेंशंस ऐड करते हैं एग्जिस्टिंग जॉब्स में, सो दैट उन जॉब्स को हम ज़्यादा मोटिवेटिंग बना सकें। क्लियर? तो जॉब एनरिचमेंट मतलब सिंपली क्या हुआ, जहां पे हम आपके जॉब में कुछ एक्स्ट्रा टास्क ऐड कर रहे हैं और इस एक्स्ट्रा टास्क को ऐड करने के प्रोसेस को हम कहते हैं बेटा जॉब एनलार्जमेंट, आपके जॉब के प्रोफाइल को बढ़ाना। क्लियर? इंक्लूड्स जॉब एनलार्जमेंट, इंक्लूड्स अ मॉडेस्ट इंक्रीज इन पे, इज अ कॉन्सेप्ट प्रमोटेड बाय एडम स्मिथ, includes some of the planning and control necessary for job accomplishment. इसका करेक्ट आंसर होगा ए, includes job enlargement. नेक्स्ट, ERP in MIS stands for, ERP का फुल फॉर्म है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, दैट इज इसका करेक्ट आंसर होगा बी, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग. नेक्स्ट, the technique which proves useful in getting the optimum use of plant and manpower is routine, shop load analysis, capacity planning और materials requirements planning. इसका करेक्ट आंसर है बी, शॉप लोड एनालिसिस टेक्निक. बेसिकली शॉप लोड एनालिसिस टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जो कि ऑप्टिमम यूज में हेल्प करती है प्लांट के भी एज वेल एज मैन पावर के भी. मतलब जो प्लांट और मैन पावर दैट इज ह्यूमन रिसोर्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल है, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने के लिए सबसे बेस्ट टेक्निक मानी जाती है शॉप लोड एनालिसिस. बेसिकली जो शॉप लोड एनालिसिस है, यहाँ हम करते क्या है ना कि आइटम वाइज समरी बनाते हैं. हर एक ऑपरेशन की, हर एक ह्यूमन रिसोर्स की एक आइटम वाइज या कह लो नेम वाइज समरी बनाते हैं. तो जब आपके पास कंप्लीट समरी है कि हर किसी ने हर महीने कि प्लांट ने, मशीनरी ने एज वेल एज ह्यूमन रिसोर्स ने हर दिन क्या एक्टिविटी परफॉर्म की है, उस केस में ही आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हो. क्लियर? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी. नेक्स्ट, ग्रेप वाइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इसका करेक्ट आंसर है बी, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर एक यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर में कवर कर चुका है. तो हमने हर एक क्वेश्चन पेपर में, चाहे DU की बात करो, BHU की बात करो, हर जगह हमने इसका डिटेल डिस्कशन किया हुआ है. नेक्स्ट, रोल प्लेइंग इज अ स्टेप ऑफ, बेसिकली रोल प्लेइंग बिहेवियर मॉडलिंग का एक स्टेप है. इनफैक्ट सोशल रीइंफोर्समेंट भी बिहेवियर मॉडलिंग का ही स्टेप है. अब बिहेवियर मॉडलिंग की बात करें तो बिहेवियर मॉडलिंग एक ऐसा कॉम्बिनेशन है सिक्वेंशियल स्टेप्स का in which new employees और ट्रेनीज, जो नए एम्प्लॉयज़ है ट्रेनीज ज्वाइन करते हैं, उनको न्यू स्किल एंड बिहेवियर लर्न कराया जाता है. क्लियर? तो बिहेवियर मॉडलिंग बेसिकली क्या है, बहुत सारे स्टेप्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं जिसके थ्रू न्यू एम्प्लॉयज़ और ट्रेनीज न्यू स्किल और बिहेवियर लर्न करते हैं, और उसी का एक स्टेप है रोल प्लेइंग. क्लियर? तो करेक्ट आंसर होगा ए. नेक्स्ट, which of the following is not one of the main reason for major changes in performance appraisal in recent years? Changes in payment system, team working initiatives, culture change programs और government legislation. अब देखो परफॉर्मेंस अप्रेजल में मेजर चेंज होने का रीजन ना हो तो करेक्ट आंसर होगा बी, टीम वर्किंग इनिशिएटिव्स. नेक्स्ट, व्हाट इज मेंट बाय 360 डिग्री अप्रेजल? अब बेसिकली 360 डिग्री अप्रेजल एक ऐसा सिस्टम है जहां पे एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी परफॉर्मेंस का रिव्यू कई लोग मिल करके करते हैं. जैसे जो कंपनी के सबऑर्डिनेट्स हैं, जो को-वर्कर्स हैं, एज वेल एज जो मैनेजर्स हैं, जब ये बेसिकली मिल करके एम्प्लॉय को रेट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं 360 डिग्री अप्रेजल. क्लियर? और इनके
इस परफॉर्मेंस अप्रेजल के बेसिस पे ही उस इंफॉर्मेशन को हम इनकॉर्पोरेट करते हैं उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय और पर्सन के परफॉर्मेंस रिव्यू में। तो देखते हैं हमारे पास ऑप्शन दिया है सिस्टम where a senior manager rates all the line managers simultaneously, a system where every employee rates another employee chosen at random, a system where feedback is obtained from peer subordinates and superiors, a system where the line manager rates subordinates simultaneously। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, क्योंकि 360 डिग्री अप्रेजल में ये चीज़ बोला है कि आप जिनके साथ काम करते हो साथ ही साथ जो मैनेजर हैं जब सब मिल करके आपकी रेटिंग करते हैं तो उसको हम कहते हैं 360 डिग्री अप्रेजल, जो कि हमारे पास ऑप्शन में दिया है सी। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, वर्क स्टडी इज अ मेथड ऑफ जॉब एनालिसिस, जॉब इवैल्यूएशन, जॉब असेसमेंट और जॉब रिट्रेंचमेंट। इसका करेक्ट आंसर है ए, जॉब एनालिसिस। क्योंकि अब देखो वर्क स्टडी का मतलब देखें तो वर्क स्टडी बेसिकली कॉम्बिनेशन है जहां दो तरह की दो ग्रुप्स ऑफ टेक्निक्स मिला करके बनती है वर्क स्टडी। पहला होता है मेथड स्टडी और दूसरा होता है वर्क मेजरमेंट। इन दोनों को मिला करके बेसिकली वर्क स्टडी बनी है। और इसमें हम लोग करते क्या है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ हैं उनके काम को एग्जामिन करते हैं और इंडिकेट करते हैं कि क्या उनकी एफिशिएंसी को अफेक्ट कर रहा है। क्लियर? बेसिकली विद द हेल्प ऑफ वर्क स्टडी हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज हैं वो बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूज़ किए जा सकते हैं। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, जॉब एनालिसिस। नेक्स्ट, पोचिंग इज अ मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, जॉब एनालिसिस, ट्रेनिंग, मैन पावर, प्लानिंग। बेसिकली जो पोचिंग है वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का मेथड है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड बाय अ फर्म इज नोन एज, जब फर्म अपने ही एम्प्लॉयज़ को रिड्यूस करती है तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं डाउन साइजिंग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज इज नॉट एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। देखो रिक्रूटमेंट के लिए आपके पास दो सोर्स अवेलेबल है, पहला एक्सटर्नल और दूसरा इंटरनल। बेसिकली रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जहां हम रिक्वायर्ड पोजीशन या रिक्वायर्ड जॉब के लिए कैंडिडेट्स को ढूंढते हैं और उनको हायर करते हैं, बेसिकली उनको फाइंड आउट करके जॉब देते हैं। कई बार ऐसे एम्प्लॉयज़ हमारे खुद के ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल होते हैं तो हम उनको प्रमोशन दे देते हैं। और इफ़ इन केस मान लो इंटरनल सोर्स से हम उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक जॉब के लिए रिक्रूटमेंट नहीं कर पा रहे तो फिर हम एक्सटर्नल सोर्स यूज़ करते हैं। क्लियर? तो एक्सटर्नल सोर्स मतलब होता है जब आप बाहर से कैंडिडेट्स को फाइंड आउट करके उनको हायर करते हो तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल सोर्स। आप क्वेश्चन में कह रहे हैं इसमें से कौन सा एक्सटर्नल सोर्स नहीं है? फैक्ट्री गेट एक्सटर्नल सोर्स है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज भी है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स भी है। बट ट्रांसफ़र, आप अपने किसी एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को ट्रांसफ़र दे दो, प्रमोशन दे दो, तो ये क्या है? विद इन ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये किस तरह का सोर्स होगा? इंटरनल सोर्स। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, the human relations is an outcome of the famous study known as, इसका करेक्ट आंसर है डी, the Hawthorne study। Next, Sudhir is conducting an interview for hiring sales executive for his organization. He needs to know about the personality of the person. Which of the following methods would he use? अगर आपको पर्सन की पर्सनालिटी के बारे में जानना है तो आपको उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट करना होगा, तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, इफ एवरीवन हु इज फेस्ड विद अ सिमिलर सिचुएशन रिस्पॉन्ड्स इन द सेम वे, एट्रीब्यूशन थ्योरी स्टेट्स दैट द बिहेवियर शोज कंसेंसस, सिमिलैरिटी, रिलायबिलिटी और कंसिस्टेंसी। बट ऑब्वियस कंसेंसस, क्योंकि कंसेंसस मतलब होता है मीटिंग ऑफ माइंड, और क्वेश्चन में यही चीज़ कह रहा है कि आपने सिमिलर सिचुएशन के लिए सेम वे में रिस्पॉन्ड किया, तो कहीं ना कहीं सबका माइंड क्या है? एक जैसा काम कर रहा है, मीटिंग ऑफ माइंड। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू फाइंड द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप्स वी हैव टू यूज अ स्टैटिस्टिकल टेस्ट कॉल्ड ची स्क्वायर टेस्ट, दैट इज सी। बेसिकली ची स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स हम यूज ही करते हैं ताकि वो ये शो कर पाए कि क्या दो वेरिएबल्स के बीच में किसी तरह का कोई रिलेशनशिप है भी या नहीं। क्लियर? तो अगर हमें डिग्री ऑफ रिलेशनशिप्स जानना है तो हम किसकी हेल्प से जानेंगे? विद द हेल्प ऑफ ची स्क्वायर टेस्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट? इसका करेक्ट आंसर है ए, ची स्क्वायर टेस्ट।
नेक्स्ट, एंटरप्रेन्योरशिप इज अ कांस्टेंट प्रोसेस दैट रिलाइज ऑन, बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जहां हम नए बिजनेस को डिज़ाइन करते हैं, जहां हम कुछ नया करते हैं, स्टार्टअप करते हैं अपनी नई कंपनी, जहां हम लोगों को, पब्लिक को ऑफर करते हैं न्यू प्रोडक्ट, न्यू प्रोसेस, न्यू सर्विसेज। क्लियर? तो एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली कॉन्स्टेंट प्रोसेस है जो कि आपको लगातार परफॉर्म करना होगा, बेसिकली आपको लगातार अपने बिजनेस में इनोवेटिव रहना होगा। क्लियर? और इसमें 3 चीज़ें आती हैं, पहला क्रिएटिविटी, दूसरा इनोवेशन एंड तीसरा एप्लीकेशन इन द मार्केट प्लेस। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट, हायरिंग अ डाइवर्स वर्क फोर्स। डाइवर्स वर्क फोर्स मतलब होता है सिंपली जब कंपनी एक ऐसा वर्क फोर्स बनाती है जहाँ पे वो अलग अलग तरह के लोगों को अपॉइंट करती है। क्लियर? मतलब जिनका अलग अलग स्टेटस है, एज है, जेंडर है, रिलीजन है एंड सो ऑन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, ब्रिंग्स इन पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, डिफरेंट कल्चरल एक्सपीरियंसेस एंड इंटरेस्ट। नेक्स्ट, any distinctive word, phrase, symbol, name or logo a firm uses to distinguish itself or its product is called a trademark, patent, copyright, IPR। IPR का फुल फॉर्म क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ट्रेडमार्क, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ ट्रेडमार्क आप अपने प्रोडक्ट को दूसरे के प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट, which of the following term is defined as the initial equity capital used to start a new venture or business। जब हम बात करते हैं कि स्टार्टिंग में जो हम इक्विटी कैपिटल इन्वेस्ट करें सो दैट हम नया बिजनेस या नया वेंचर स्टार्ट कर सकें, तो उस तरह के कैपिटल को हम कहते हैं सीड कैपिटल। बेसिकली सीड कैपिटल क्या है? मनी रेज्ड टू बिगिन डेवलपिंग एन आइडिया फॉर अ बिजनेस और अ न्यू प्रोडक्ट। जब हमें किसी नए प्रोडक्ट या बिजनेस का आइडिया आता है तो बेसिकली हमें मनी की ज़रूरत है, और उस मनी को रेज जब हम करते हैं इनिशियली तो उसको हम क्या कहते हैं? सीड कैपिटल। नेक्स्ट, अ डैश कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ कस्टमर्स हु शेयर अ सिमिलर सेट ऑफ नीड्स एंड वांट्स। इसका करेक्ट आंसर है मार्केट सेगमेंट। इसके बारे में हमने ऑलरेडी 2020 के क्वेश्चन पेपर में डिस्कस किया था, तो ये बेसिकली वहाँ से रिपीटेड क्वेश्चन है। तो बेसिकली क्वेश्चन रिपीट किया है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑलरेडी ये 2020 में आ चुका था क्वेश्चन एंड 2016 में भी ये क्वेश्चन कवर किया है। नेक्स्ट, व्हेन डिमांड कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी नो डाउट यूनिट इलास्टिक, क्योंकि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कब होगा? जब हमारा ED इज इक्वल टू 1 है, मतलब जितना परसेंटेज प्राइस में चेंज हो रहा है उतना ही परसेंटेज डिमांड में भी चेंज होगा। Next, if a buyer is loyal to 2 or 3 different brands of soap, this buyer's loyalty status can be described as being among the। इसका करेक्ट आंसर है सी, स्प्लिट लॉयल्स, क्योंकि बेसिकली स्प्लिट लॉयल्स का डेफिनेशन यही है कि यहाँ पे कस्टमर लॉयल होते हैं 2 या 2 से ज़्यादा ब्रांड्स के लिए। क्लियर? नेक्स्ट, द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज नो डाउट FW टेलर। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टाइल ऑफ लीडरशिप? कंट्री क्लब, मिडल ऑन द रोड, प्लेकार्ड, इम्पोवेरिस्ट। बेसिकली इम्पोवेरिस्ट की बात करें, इसका मतलब होता है इनडिफरेंट मैनेजर। इम्पोवेरिस्ट का मतलब होता है इनडिफरेंट, एंड यहाँ बेसिकली होता क्या है ना, जो कंपनी के मैनेजर होते हैं वो बिल्कुल इनइफेक्टिव होते हैं, मतलब वो इफेक्टिवली काम नहीं करते हैं। क्लियर? तो ये लीडरशिप का स्टाइल नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, newlyweds in the Asia buy more in the first 6 months than an established household does in 5 years. Newlyweds are an example of which segment? इसका करेक्ट आंसर है लाइफ स्टेज। नेक्स्ट, men and women tend to have different attitudinal and behavioral orientations based partly on genetic makeup and partly on सोशलाइजेशन, क्योंकि बेसिकली जो मेन एंड वुमेन देखो उनका क्या होता है कि अलग अलग तरह का एटीट्यूड होता है, अलग अलग तरीके का बिहेवियर होता है। सेम सिचुएशन के लिए उनका जो बिहेवियर है, जो एटीट्यूड है वो अलग है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ तो फ़र्क है जेनेटिक मेकअप का और कुछ सोशलाइजेशन का। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट, अ डिसीजन ट्री इज अ, बेसिकली डिसीजन ट्री एक फ्लो चार्ट होता है, या फिर आप कह सकते हो कि एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट,
If a marketing manager observes that his or her market shows no natural segments and consumers seem to have roughly the same preferences, the marketing manager will most likely to be faced with a dash preferences pattern. नो डाउट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? होमोजीनियस, क्योंकि बेसिकली लिखा ही है कि कोई नेचुरल सेगमेंट नहीं है और जो एक ही प्रेफरेंस को लेकर के चल रहे हैं, सबकी सेम प्रेफरेंस है, तो हम किस तरह के प्रोडक्ट की बात करें? होमोजीनियस। तो हम किस तरह के पैटर्न की बात करें? होमोजीनियस। नेक्स्ट, if married and unmarried women respond similarly to a sale on perfume, then hypothetical segments fail the dash criteria for useful market segments. इसका करेक्ट आंसर है डी, डिफरेंशिएबल, और ये भी 2020 के क्वेश्चन पेपर में हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट, in the current era of global competition, which value is more generated among the skilled employees? इसका करेक्ट आंसर है सी, इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू। बेसिकली इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू का मतलब ही होता है इंट्रिंसिक वैल्यू। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स इज कंसिडर्ड एज मिथ? परफेक्ट कॉम्पिटिशन, क्योंकि बेसिकली परफेक्ट कॉम्पिटिशन एग्जिस्ट नहीं करता है, बट स्टिल हम मानते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन, के बारे में पढ़ते हैं। बट जब भी हमने परफेक्ट कॉम्पिटिशन पढ़ा है तो हमने स्पेशली बताया है ये एक ऐसा कॉम्पिटिटिव मार्केट है जो बेसिकली एग्जिस्ट नहीं करता। Next, which type of leaders guide their follower for achieving the established goals by classifying their roles and task requirements? इसका करेक्ट आंसर है बी, ट्रांजैक्शनल लीडर्स। बेसिकली ट्रांजैक्शनल लीडर्स का काम ही यही है कि वो गाइड करते और मोटिवेट करते फॉलोअर्स को, सो दैट वो अपने गोल्स को भी अचीव कर सके, और साथ ही साथ जितने ज़्यादा वो प्रोडक्टिव होंगे उसके बदले उनको उतना रिवॉर्ड्स मिलेगा। क्लियर? तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, communication serves four major functions within a group. Which one is not a part of four function? Information है, motivation भी है, control भी है, but authority चार फंक्शन का पार्ट नहीं है, बल्कि अथॉरिटी की जगह जो फोर्थ फंक्शन है वो है इमोशनल एक्सप्रेशन। क्लियर? लास्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन्स, नो डाउट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब क्या होता है? नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव अवेलेबल। अब देखो जो हमने कॉस्ट के लिए क्लास डाली है वहाँ हमने डिटेल में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझाया है, बट स्टिल हम यहाँ पे एक एग्जांपल दे देते कि लेट्स से ए एक पर्सन है जिसके पास दो ऑप्शन है कि वो जॉब ज्वाइन कर सकता है और उस जॉब से उसको 50,000 मिलेगा, या वो अपना बिजनेस रन कर सकता है और उस बिजनेस से उसको 60,000 मिलेगा पर मंथ। तो नो डाउट वो बिजनेस चूज करेगा, है ना। बट इस बिजनेस के लिए उसने क्या छोड़ा? जॉब। और ये जॉब उसके पास नेक्स्ट ऑप्शन है जो वो चूज कर सकता है। तो अपने बिजनेस के लिए उसने जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव छोड़ा है उसको हम क्या बोलेंगे? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्लियर? अब देखो ये लास्ट क्वेश्चन था, यहाँ हमने पूरा 100 MCQs पे डिस्कशन कंप्लीट कर लिया। ये बेसिकली जामिया मिलिया इस्लामिया का 2016 का क्वेश्चन पेपर था जिसपे हमने डिटेल डिस्कशन कर लिया है। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अब इसके बाद हम 2017 का क्वेश्चन पेपर, देन 2018 एंड देन 2019 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। अब 2016 के पहले के क्वेश्चन पेपर्स देखो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, इनफैक्ट वेबसाइट पे भी अवेलेबल नहीं है। अगर किसी स्टूडेंट के पास जामिया मिलिया इस्लामिया का 2016 के पहले का क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हो तो वो ज़रूर हमें व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे सेंड कर सकते हैं, सो दैट हम उन पेपर्स पे भी डिस्कशन कर सकें। आज की क्लास में अगर कहीं पे भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछना। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।